So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lecture we have seen what is meant by moment of inertia. Area moment of inertia क्या होता है उसका definition हमने पढ़ा. अभी उसको यूज़ करेंगे हम स्टैंडर्ड शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए. क्या स्टैंडर्ड शेप्स है? रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल. ये तीन चीज़ें जो है इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए. वो अगर पता है तो कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं. सही है. लास्ट लेक्चर जिनको नहीं समझा है, जिनको डिफिकल्ट लगा है, थोड़ा थोड़ा सर के ऊपर से गया है, उनके लिए बताता हूँ. वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा. अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है उसके लिए बात करूँगा तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. उसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या समझना है, एक दो ही चीज़ें हैं. जैसे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है कि भाई ये मूवमेंट है. तो मूवमेंट क्या होता है? किसी चीज़ का मूवमेंट है. तो किसका मूवमेंट है? वो एरिया का मूवमेंट है. दो बार लेना है इसलिए वाई स्क्वायर ले लिया. और ये सब पूरे सर्फेस के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. वाई क्यों लिया? क्योंकि अबाउट एक्स एक्स लेना है. तो सिमिलर कंसेप्ट यूज करके आई वाई वाई अगर लिखना होगा मुझे तो एरिया का मोमेंट लेना है तो एरिया ले लिया. दो बार मोमेंट लेना है तो दो बार डिस्टेंस ले लूंगा और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल मोमेंट मिल जाएगा. ये इतना याद रखना है. दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है? प्रैक्टिकली आपके इंडस्ट्री में जाओगे, इंटरव्यूज में जाओगे, वहाँ पे हमें याद रखना होगा हमेशा इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो बेंडिंग के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा. बेंडिंग स्ट्रेसेस अगर आएंगे तो बेंड नहीं होगा. इसकी वैल्यू अगर कम है तो वो बीम या वो सेक्शन क्या हो जाएगा? बेंड हो सकता है. सही है. उसकी स्ट्रेंथ कम है. इतना ही उसका मीनिंग है. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि एरिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. एक्सिस के नज़दीक अगर पूरा एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो इसकी वैल्यू कम आएगी. एक्सिस से दूर लेके जाके एरिया को रखा हुआ है तो ये वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा आएगी. यहाँ तक क्लियर है? ये तीन चीज़ें अगर समझ गए तो लास्ट लेक्चर का समरी मैंने कर दिया. क्लियर है? अब हमें इसको यूज़ करना है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज़ करना है इन सारी शेप्स के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए. अभी डेरिवेशन भी आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा है, आज तक नहीं पूछा है कभी भी, और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. रेक्टेंगल का डेरिवेशन मैं करके दिखाता हूँ. जैसे रेक्टेंगल का किया है सेम प्रोसेस अगर फॉलो करोगे तो इन दोनों का भी आ जाएगा. सही है. तो इससे मैं डिराइव करके दिखाता हूँ रेक्टेंगल के लिए क्या आता है. तो चलिए, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें रेक्टेंगल के लिए. तो एक रेक्टेंगल लेते हैं. सो लेट अस ड्रॉ रेक्टेंगल. सो लेट्स से दिस इज अ रेक्टेंगल. अभी रेक्टेंगल का साइज जो है हमेशा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन करेंगे. हम इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अलोंग जो रेक्टेंगल की साइड रहेगी उसे हमेशा बेस बोलते हैं. हम जनरली बेस ही बोलते हैं उसे. तो इस डिस्टेंस को हम बी नाम देंगे. इस साइड को क्या नाम देंगे? बी नाम देंगे. और उसको जो परपेंडिकुलर साइड रहेगी, बची हुई साइड, उसको नाम देंगे हम डी. क्या नाम देंगे? डी. नाम आप कुछ भी दे सकते हो लेकिन मैं सारे इस चैप्टर में इसको बी एंड डी से नाम दूंगा. सो दिस इज बी एंड डी. हाइट इज डी. अब मुझे बताओ रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा? तो रेक्टेंगल का सेंट्रोइड यहाँ कहीं पे आएगा, बी बाई डी डिस्टेंस पे और डी बाई टू डिस्टेंस पे. ये उस रेक्टेंगल का सेंट्रोइड रहेगा. तो ये इसे क्या नाम देंगे हम? सेंट्रोइडल एक्सिस नाम देंगे. इसे भी सेंट्रोइडल वाई एक्सिस नाम दे सकता हूँ. फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मेरा एक्स एक्सिस जो है वो यहीं पे रखता हूँ. तो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस. सो आपका एक्स एंड वाई सेंट्रोइडल एक्सिस को मैच कर रहा है इस केस में. अब हमें डिराइव करना है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका मोमेंट, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस. ये हमें डिराइव करना है. तो हम लिखेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, कैसा चाहिए मुझे? एक्स एक्सिस के अराउंड चाहिए. लेकिन कौन सा एक्स एक्सिस? सेंट्रोइड से पास होने वाला. इस केस में वो आई एक्स एक्स एंड आई एक्सिस दोनों सेम ही रहेगा. अब मुझे बताओ ये क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए. इस फॉर्मूले से मुझे पता चल रहा है कि मुझे एक डी ए एलिमेंट लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? एक डी ए थिकनेस का एलिमेंट लेना पड़ेगा. दिस इज द एलिमेंट ऑफ सम थिकनेस डी वाई. ये थिकनेस कितना रहेगा उसका? एलिमेंट का डी वाई रहेगा. कितने डिस्टेंस पे रहेगा वो? एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे रहेगा. हमेशा यही मेथड होता है हमारा कोई भी डेरिवेशन करने का. तो एरिया, टोटल एरिया डी ए रहेगा. ये स्ट्रिप का एरिया. सही है. अब हम क्या करेंगे, इसको x यहाँ पे हमारा, सो यहाँ से नीचे जाएंगे तो माइनस में जाना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाना पड़ेगा. तो हमारा y कैसे वैरी हो रहा है? y इज वेरिंग फ्रॉम, y इज इक्वल टू माइनस, ये डिस्टेंस कितना है? d बाई टू है. माइनस d बाई टू से लेके यहां तक जा रहा है. ये कितना है? यहां तक क्या है लिमिट? y इज इक्वल टू
प्लस डी बाई टू। सो हमारा इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू तक है। देखो दिस इज माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू। क्या किया हमने, y डिस्टेंस पे एक dy थिकनेस का स्ट्रिप लिया है, सही है, जिसका एरिया कितना है, dA है। अब ये dA कितना है बताओ मुझे, लुकिंग एट द डायग्राम टेल मी व्हाट इज dA, कितना रहेगा dA बताओ। स्ट्रिप का एरिया कितना है, थिकनेस कितना है dy, विड्थ कितना है b dy इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, सो इट इज b dy। ये वैल्यू कहाँ डाल दोगे, इधर डाल दोगे, तो क्या आ जाएगा, Ixc आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी बाई टू टू डी बाई टू, वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, डी की वैल्यू बी डी वाई डाल दूंगा तो बी कॉमन आ जाएगा, बी तो कांस्टेंट है, विड्थ है बॉक्स की, एरिया उस रेक्टेंगल का। इट इज फ्रॉम माइनस डी बाई टू टू प्लस डी बाई टू, वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई क्यूब बाई थ्री आएगा, वाई स्क्वायर डी वाई। सो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई क्यूब बाई थ्री, लिमिट्स फ्रॉम माइनस डी बाई टू टू प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे b वैसा ही रहेगा तो इधर b रहेगा, सही है। करो इसको सिंप्लीफाई, क्या आएगा बताओ मुझे, b वैसा ही रहेगा, ये d बाई टू इधर आ जाएगा, b बाई थ्री निकाल लेता हूँ बाहर में, अंदर क्या आएगा वाई क्यूब में क्या डालूंगा मैं, d बाई टू इधर डाल दूंगा, उसका क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू d बाई टू डालूंगा फिर से, उसका क्यूब हो जाएगा। सो दो बार हो गया, d बाई टू क्यूब प्लस d बाई टू क्यूब, टू टाइम्स हो जाएगा। सो दिस विल बी फाइनली b बाई थ्री टू टाइम्स d क्यूब बाय टू क्यूब, सही है। तो यहाँ से एक टू निकल जाएगा तो बी डी क्यूब आ गया ऊपर, यहाँ से एक दो कैंसिल हो गया तो टू स्क्वायर फोर हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, सो Ixc आ गया 12। क्लियर है सबको, बी डी क्यूब बाय 12 ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। इसको ठीक से ऑब्जर्व करो खुद, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ क्या करना है। क्लियर, अब क्या किया हमने, देखो इसको ठीक से एक बार समराइज करते हैं। हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें प्रॉब्लम्स को अगर देखेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये हमेशा क्या रहेगा, बी रहेगा, और उसको परपेंडिकुलर क्या रहेगा, डी रहेगा। तो हमेशा क्या करना, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है उसको डी नाम देते हैं हम, एक्स एक्सिस को पैरेलल जो डायमेंशन है उसको बी नाम देते हैं। तो यहाँ से सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास हो रहा है, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, तो इसके अबाउट हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, अगर ये सेंट्रोइड है तो आई एक्स सी क्या आ गया हमारा, एक्स को पैरेलल सी, बी डी क्यूब बाय 12 आया है। तो बी क्या है, देखो एक्स के अबाउट ले रहा हूं ना तो एक्स को पैरेलल डायमेंशन ले लिया बी, एक्स के अबाउट ले रहा हूं ना तो एक्स को परपेंडिकुलर डायमेंशन जो है उसका क्यूब करना है, जो एक्स को परपेंडिकुलर है उसका क्यूब। कैसे याद रखा मैंने इसको, एक्स को जो परपेंडिकुलर है उसका क्यूब किया मैंने, ये याद रखना है, सही है। अब इसका और डिवाइड क्या करना है, रेक्टेंगल के लिए डिवाइड हमेशा होता है 12, नंबर तो याद रखना पड़ेगा भाई, इसको कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इसको y के बारे में लिखना है तो डिराइव करने की जरूरत है क्या, सिमिलरिटी यूज करके हम y के बारे में लिख सकते हो। क्या करना होगा, y तो b क्या होता है, x को पैरेलल होता है, तो y को पैरेलल कौन है, d है, तो d लेना पड़ेगा इधर। और y को परपेंडिकुलर कौन है, y को कौन परपेंडिकुलर है, b है, तो b क्यूब करना पड़ेगा, उल्टा कर देंगे, 12 तो वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया वाई सी, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये क्या है, गॉट इट। अब अगर मुझे किसी ने पूछा कि भाई बेस से पास होने वाला अगर मुझे चाहिए, कौन सा एक्सिस से चाहिए मुझे, बेस से पास होने वाला एक्सिस, तो क्या आएगा वो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू बेस। तो किसको पैरेलल रहेगा, एक्स को पैरेलल रहेगा। तो डायग्राम कैसे आएगा, ये आपका सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया, और आपका एक्स एक्सिस कहाँ पे आएगा, ये आपका एक्स एक्सिस आएगा। तो इसके अबाउट मुझे लेना है, सही है। तो क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है बताओ मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, दिस इज एल वाई। हमारे पास क्या कौन सी वैल्यू है, हमारे पास है
आई एक्स सी वैल्यू अवेलेबल है और निकालना क्या है, आई एक्स एक्स निकालना है। क्या करोगे बताओ मुझे, आई एक्स एक्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूज दिस। क्या आएगा, आई एक्स एक्स विल बी इक्वल टू आई एक्स फ्रॉम द सेंट्रॉइड प्लस एरिया इंटू एल वाई स्क्वेयर, पुट ऑल द वैल्यूज। आई एक्स क्या है, बी डी क्यूब बाई 12, ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। एरिया कितना होता है, बी इंटू डी, एल वाई कितना है, डी बाई 2, ये डिस्टेंस कितना है देखो, दिस इज डी बाई 2, टोटल कितना ये हाइट डी है और ये विड्थ कितना है, बी है, सही है ना। तो कितना हो जाएगा, एल वाई कितना हो गया, डी बाई 2 का स्क्वायर, सो डी स्क्वायर बाई 4, सही है। तो क्या होगा, बी डी क्यूब बाई 4 बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे, तो ये 4 इधर आएगा, ये 12 इधर आएगा, 12 प्लस 4 16 डिवाइड बाई 12 मतलब कितना हो जाता है, करो इसको सिंप्लीफाई, थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये बनेगा 4 बी डी क्यूब 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 12 इंटू 4 इंटू बी डी क्यूब, कॉमन हो जाएगा बी डी क्यूब, तो कितना बनता है ये 3 बनेगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करो 1/3 आएगा, तो बी डी क्यूब बाई 3 आ गया। तो बेस से क्या हो गया, बी डी क्यूब बाई 3 हो गया। तो ये सब कुछ रामायण जो पढ़ा इसमें इतना याद रखना है कि भाई कोई भी रेक्टेंगल अगर हमारे पास है तो उस रेक्टेंगल का सेंट्रोइडल एक्सिस जो होता है वहां से पास होने वाला जो है ये रहेगा और एक बेस से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। तो ये वैल्यू कितना होता है, आई एक्स सी होता है, जो बी डी क्यूब बाई 12 रहेगा, और ये रहेगा आई एक्स एक्स, जो बेस से बोलेंगे हम उसको, एक्सेस नहीं बोलेंगे, एक्स फ्रॉम बेस, एक्स भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 3, सही है। सिमिलरली ये अगर सेंट्रोइडल अगर ये वाला है, ये वाला रहेगा लाइन, तो यहाँ पे कितना आता है, सेंट्रोइड से पास होने वाला रहेगा डी बी क्यूब बाई 12, और ये वाले लाइन से पास होने वाला क्या रहेगा, इस साइड से आई वाई लेफ्ट साइड से पास होने वाला क्या होगा बताओ मुझे, डी बी क्यूब बाई 3, सही है। तो ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है बताता हूँ मैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। एक बार बेस का भूल भी गए ना तो चलेगा, 2 मिनट में डिराइव करके हम ये 3 निकाल सकते हैं क्या है, लेकिन ये भूलेंगे नहीं चलेगा। जो स्टार कर रहा हूँ मैं वो चीज़ें नहीं भूलनी है। अब तक क्या, ये पूरे लेक्चर में अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें क्या याद रखना है, रेक्टेंगल का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बी डी क्यूब बाई 12 है, इतना याद रखना है। अब ट्रायंगल के बारे में मैं डिराइव करके नहीं दूंगा, डायरेक्टली वैल्यू बता रहा हूँ। ट्रायंगल अगर है तो उसके सेंट्रोइडल एक्सिस से जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, सो दिस इज योर सेंट्रोइडल एक्सिस, कितनी डिस्टेंस पे होता है। अगर अगेन ट्रायंगल को हम कैसे डायमेंशनिंग करेंगे, ये जो डिस्टेंस होता है h बाई 3 होता है। अभी h क्या है हमारे का, इस केस में d है ना, d बाई 3, d बाई 3, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसे हमने d बोला है, और ये जो होता है b होता है, पता है हमें। तो ये बी डी क्यूब बाय, अब यहाँ पे भी वैल्यू उतना ही आता है, बी डी क्यूब हमेशा रहेगा मीटर रेज़ टू 4। तो यहाँ पे सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू रहेगा आपका आई एक्स फ्रॉम सेंट्रोइड, और वो हमेशा रहेगा बी डी क्यूब बाय 36, ये नंबर याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला नहीं भूलना है। जो स्टार कर रहा हूँ उनको हमेशा याद रखना है, वो हमेशा लगने वाले बी डी क्यूब बाय 36। अब नीचे का बेस अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आई एक्स फ्रॉम द बेस आता है वो इसका आता है बी डी क्यूब बाय 12 आता है। करके देखो आप यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सही है। इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, बेस के अबाउट कितना आता है, बी डी क्यूब बाय 12। लेकिन हमें कौन सा चाहिए होता है, हमेशा मोस्टली केसेस में हमें बी डी क्यूब बाय 36 ही लगेगा, जो कि उसके सेंट्रोइडल एक्सिस से, सेंट्रोइड से पास होने वाला है, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस से, तो ये उसका सेंट्रोइड है अगर तो, सही है। ये फॉर्मूला ट्रायंगल के लिए। और फिर बचा कौन, सर्कल। सर्कल के लिए बहुत आसान है, सर्कल के लिए उसका हमेशा एक्स एक्सिस से ही लगेगा हमें, सही है। तो एक्स एक्सिस यहाँ से जाएगा उसके सेंट्रोइड से,
अगर वाई एक्सिस जाता है तो सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा एक्स वाई से। तो इसका आई एक्स और आई एक्स सी अगर लिखता हूँ मैं तो हमेशा वो π/64, एक ही डायमेंशन इधर तो उसका रेस टू 4 हो जाएगा। बी और डी मिलके रेस टू 4 हो रहा था, यहाँ पे अकेला डी रेस टू 4 हो जाएगा। यूनिट रहेगा मीटर रेस टू 4 और mm रेस टू 4 और सेंटीमीटर रेस टू 4 डिपेंडिंग ऑन द गिवन डायमीटर। सही है। तो कितनी चीज़ें याद रखनी है इसको मैं स्टार कर देता हूँ। तो ये 3 फॉर्मूले अगर हमें याद है तो बाकी सब कुछ हम डिराइव कर सकते हैं। सही है। इसको यूज करके अगर इसका डेरिवेशन करेंगे किसका, सेमी सर्कल का, तो हमें पता चलेगा सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा, वैल्यू तो उसकी इमीडिएट मिल जाती है क्योंकि आधा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आधा हो जाता है। तो अबाउट बेस जो है एक्स अबाउट बेस वो है πd/4, 64 का यहाँ से समझो 64 है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 128 हो जाएगा। πd/4 डिवाइड बाय 128 कहाँ से पास होने वाला है, बेस से पास होने वाला। आई एक्स बी लिखा मैंने। इसको यूज करके अगर हम सेंट्रोइडल से पास करेंगे, सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना होता है 4r/3π होता है। तो यहाँ पे अगर सेंट्रोइड है तो यहाँ जो आई एक्स सी है, ये मैंने क्या लिखा, आई एक्स बी के बारे में बताया, उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके उल्टा जाके फिर हमें पता चलेगा आई एक्स सी की वैल्यू आती है 0.11 टाइम्स r रेस टू 4। ये अगर नहीं याद रख रहा है, ध्यान में रह रहा है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसका टेंशन मत लो, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में नहीं आएगा। सही है। और अगर क्वार्टर का चाहते हो तो इसका बेस से, क्वार्टर के बेस से जाने वाला हम इजी है फॉर्मूला, उसको याद रख सकते हो। तो क्वार्टर से यहाँ पे सेंट्रोइड रहेगा तो बेस से पास होने वाला आई एक्स बी जो है उसका वैल्यू बोल देता हूँ, याद रहेगा तो अच्छी बात है। और उसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आया तो, आएगा नहीं आया तो उस 128 को भी आधा कर दो, मतलब आई क्या है वो πd/4 डिवाइड बाय 128 इंटू 2 कितना बनेगा, 256 बनेगा। सही है। इसका सेंट्रोइडल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सही है। आई एक्स सी ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आई एक्स बी तक आ जाएगा, कोई एग्जांपल में आया कोइंसिडेंटली तो ये यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा तो कंक्लूजन यही है कि आप इतने सारे फॉर्मूले को याद रखने के अलावा आपको सिर्फ 3 बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला है रेक्टेंगल, दूसरा है ट्रायंगल और तीसरा है सर्कल। इसके लिए हमेशा मैं आई एक्स सी की वैल्यू बोल रहा हूँ तीनों के लिए। सिमिलरली वाई भी लिख सकते हो आप पैरेलली। तो आई एक्स सी क्या रहेगा इसका, बी एक्स को पैरेलल बी है तो बी से स्टार्ट करेंगे, उसको परपेंडिकुलर जो उसका डी क्यूब कर दो डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। ये क्या आएगा, ट्रायंगल है तो उसका बेस ले लो, बेस को पैरेलल, परपेंडिकुलर साइड का डी क्यूब कर दो डिवाइड बाय ट्रायंगल इसलिए 36 कर दो। और ये जो है π/64 करना पड़ेगा और एक ही डायमेंशन है तो d/4। ये 3 फॉर्मूले जो है ये आपको किसी भी हालत में याद रखना है, इनको हम स्किप नहीं कर सकते, मस्ट रिमेंबर। बाकी सब कुछ आप डिराइव कर सकते हो अगर आपको आया भी तो, लेकिन इतने तो कम से कम लगेंगे ही। सही है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम जिसमें हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहेगा। कॉम्पोजिट एलिमेंट दिया रहेगा जैसे हमने सेंट्रॉइड के लिए किया था, उसी तरह से हमें कॉम्पोजिट शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला जाता है। आई सेक्शन, सी सेक्शन, कोई भी एक कॉम्पोजिट शेप रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से उसको देखेंगे। सही है। सी यू देयर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।